हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अब तक मैं आपको विनिमय विपत्र के लगभग पूरा चैप्टर करा चुकी हूँ। बट उसमें कुछ हमारी जो थियोरटिकल पार्ट है और हमारी जो हम लेके हैं वो अभी हमारे छूट रहे हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो आगे की हमारी सिचुएशन है उसको देखेंगे। तो क्या है हमारी नेक्स्ट सिचुएशन? तो बच्चों, ये है हमारी विनिमय विपत्र का नवीनीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉपिक भी इंपोर्टेंट है, इसकी जितनी भी हमारी लेखे हैं वो भी इंपोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक जरूर आता है आपके अति लघु में। तो बच्चों, शुरू करते हैं। क्या होता है विनिमय विपत्र का नवीनीकरण? विनिमय विपत्र का बेचान, विनिमय विपत्र का अनादरण, विनिमय विपत्र का नवीनीकरण, विनिमय विपत्र का नोटिंग, ये सब आपके अति लघु में जरूर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल का अनादरण किसे कहते हैं? बिल का अनादरण का मीनिंग होता है जब हमारी जो विनिमय विपत्र है किसी कारणवश उसकी पेमेंट रुक जाती है, किसी कारणवश क्रेता उसकी पेमेंट नहीं करता है, तो उसके ही हम बिल का अनादरण बोलते हैं। प्रश्नांकन जो बिल का बेचान है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं हम जब बिल जो व्यापारी है वो किसी और को बेचान कर दे, वो किसी और को उसका हक दे दे कि आप इसको उससे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा ग्राहक है, जो कि हमारा क्रेता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट हमारी सिचुएशंस थी हमारे बिल से रिलेटेड। ठीक है, विनिमय विपत्र का अनादरण, विनिमय विपत्र का बेचान, विनिमय विपत्र का नोटिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अति लघु क्वेश्चन में जरूर आते हैं। आप ही 4-5 क्वेश्चन जरूर देख लेना। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट विनिमय विपत्र का नवीनीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके थियोरटिकल पार्ट में भी जरूर आता है। ठीक है, तो क्या होता है बिल का नवीनीकरण? नवीनीकरण मतलब किसी चीज को नया करना। ठीक है, किसी चीज को रिन्यूअल करना, उसको हम बोलते हैं नया करना, किसी भी चीज को। अब देखो, बिल का नवीनीकरण मतलब कभी कभी जब स्वीकारकर्ता विपत्र का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह लेखक से भुगतान तिथि को बढ़ाने के लिए कहता है। यदि लेखक तिथि बढ़ाने के लिए सहमत हो जाता है तो विपत्र का लेखक पुराने विपत्र के स्थान पर नया विपत्र लिख देता है और स्वीकारकर्ता से पुनः स्वीकार करा लेता है। इस प्रक्रिया को हम विपत्र का नवीनीकरण कहते हैं। समझ आया कुछ? इसका मतलब है बिल लिखा, ठीक है, लेखक ने, और उसके पास उसने उससे डेट दी थी, भाई हम 15 सितंबर को आपका बिल है जो अपनी पेमेंट ले लेंगे आपसे बिल देकर। 15 सितंबर को वो गया उसके पास क्रेता के पास कि लाओ भाई हमारे पैसे दो, अपना बिल ये रहा, अपना बिल लो। फिर वो क्या करता है? वो कहता है आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करो, आप मुझे थोड़े दिन का टाइम दो, 2 महीने का दो। महीने में जो वो एक्स्ट्रा दिन मांगता है उससे, तो वो क्या करता है, जो लेखक होता है, ठीक है मैं दे दूंगा, बट उस पर नया बिल बनवाऊंगा मैं। ठीक है, उस पर नया बिल बनाऊंगा मैं। तो उससे जो नया बिल बनता है, पुराने बिल को रद्द करने के बाद जो नया बिल बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं बिल का नवीनीकरण करना, विपत्र का नवीनीकरण करना। और ये कब बनाया जाता है? जब क्रेता भुगतान करने से मना कर देता है, मना नहीं, टाइम मांगता है वो। ठीक है, कहता है कि भाई मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, तू एक काम कर, मुझे थोड़ा सा समय और दे दे, ठीक है, और मैं तेरा भुगतान दे दूंगा। यानी कि तू अपनी देय तिथि को थोड़ा बढ़ा दे। जो ये देय तिथि को बढ़ाने वाला टाइम ही होता है, ठीक है, उसके लिए नया बिल जो तैयार किया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? विनिमय विपत्र का नवीनीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा पहला बिल है उसको हमने वो अनादरित हो चुका है। ठीक है, ये होता है हमारा बिल का नवीनीकरण, न्यू बिल बनाना, आगे डेट को बढ़ाना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारी जितनी भी लेखे हैं वो किस प्रकार होंगी? भाई दो खातों में होंगे, एक तो लेखक का, एक स्वीकारकर्ता का। ठीक है, अब देखिए लेखक के खाते में एंट्री क्या होगी, यहाँ पे लिख लेना, लेखक की पुस्तकों में सिचुएशंस देखना आप क्या क्या आएंगे आपके इसमें। पहली सिचुएशन है पुराने विपत्र का रद्द होना। भाई पुराना विपत्र हमारा रद्द हो चुका है, उसके लिए नया विपत्र बनवाएंगे। तो पहले हम इस सिचुएशन को संभालते हैं कि हमारा जो पुराना विपत्र है वो रद्द हुआ, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी बनेगी एंट्री
एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, पर्सनल है ये, ठीक है, PER मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ जाना। पर्सनल अकाउंट डेबिट टू BR, ये किसके पुस्तकों में है? ये लेखक की पुस्तकों में, ये विक्रेता की पुस्तकों में है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये किसकी पुस्तकों में है? यहीं से लेके चलेंगे, ये है हमारी स्वीकारकर्ता की पुस्तक। किसकी? स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में, ठीक है भाई। लेखक की पुस्तकों में बनेगा ये वाला एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू BR। लेखक की पुस्तकों में हमेशा BR लिखा जाएगा क्योंकि वो बिल रिसीव करेगा, ठीक है, उसका पेमेंट रिसीव करेगा। तो BR की फुल फॉर्म होती है हमारी बिल रिसीवेबल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप याद रखना, बिल रिसीवेबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में क्या बनेगा? BP। स्वीकारकर्ता यानी कि क्रेता हमेशा क्या बोलेगा? उसको BP बोलेगा। BP की फुल फॉर्म होती है बिल पेबल, ठीक है। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावर्स अकाउंट फॉर, इसकी जो नरेशन बनेगी वो बनेगी हमारी फॉर बिल कैंसल्ड, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारी जो सिचुएशन है वो बनती है हमारी बढ़ाई हुई अवधि का ब्याज। इसकी दो सिचुएशंस होती है भाई, बढ़ाई हुई अवधि का ब्याज, ठीक है। यदि कैश में किया हुआ हो तो क्या बनेगा? एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। यदि ब्याज उसने जो है कैश में न करके बिल के साथ ही जुड़वाया हो तो क्या होगा? एक्सेप्टर्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इसकी नरेशन क्या बनेगी? फॉर इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट अकाउंट। स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में क्या बनेगा? ये रहा हमारा स्वीकारकर्ता यानी कि क्रेता की पुस्तकों में क्या इसकी एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रावर्स अकाउंट, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट ड्यू, फॉर इंटरेस्ट ड्यू। पेड़ आएगा यार, ड्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी ड्यू है ना, अभी उसने कंप्लीटली दिया नहीं, ड्यू ही आएगा, सॉरी। ड्यू किस लिए आया? क्योंकि अभी उसने कैश में नहीं दिया उसका ब्याज, उसने कहा ठीक है, जैसे 3,000 का बिल है उसका, ठीक है, वो लेने गया, उसने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अगले महीने आ जाना, ठीक है, उसने टाइम ले लिया, तो वो कहेगा, तो अगले महीने 1 महीने तुम्हें एक्स्ट्रा ऐसे तो देने का नहीं, उस पर ब्याज लेगा। अगर तुमने सुने ब्याज तभी दे दिया बिल के साथ तो ठीक है, एंट्री इस तरह की होगी। लेकिन उसने बिल में ही जुड़वा के कहा इसी में जोड़ लेना तभी दे दूंगा मैं, तो एंट्री ये वाली होगी। नेक्स्ट आते हैं, यदि वो बिल का भुगतान जो है तभी कर दे, कैश में कर दे, ठीक है, तो क्या बनेगा? साथ के साथ कैश उसने ले लिया व्यापारी ने, तो लेखक की पुस्तकों में जिसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। किस चीज के लिए? इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट डेबिट, क्रेडिट क्यों है? क्योंकि लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वीकारकर्ता के बुक में कैसे होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया वाला पॉइंट? मैं दोबारा से समझा रही हूँ भाई, उसने अवधि बढ़वाई है, अवधि बढ़ाने के लिए स्वीकारकर्ता ने कहा मैं ऐसी अवधि नहीं बढ़ाने का, ऐसी टाइम नहीं देने का तुम्हें, तुम मुझे इसके लिए कुछ ब्याज दो। तो ब्याज दो सिचुएशन में दिया जाता है, एक तो दिया जाता है कैश में और एक दिया जाता है तुम बिल के साथ ही इसका पेमेंट ले लेना, जिस दिन में तुम्हें बिल दूंगा। तो यदि उसने कहा ठीक है, जिस दिन में बिल तुम्हारा बिल का जो सॉरी जिस दिन तुम बिल लेने आओगे उसी दिन मैं तुम्हारा इंटरेस्ट का भी पैसा दे दूंगा, तो बनेगी ये वाली एंट्री एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट ड्यू है भी, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट, स्वीकारकर्ता की बुक में क्या बनेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है, इंटरेस्ट अभी भी ड्यू है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, यदि ब्याज की राशि नगद दी हो, उसने कहा चल 3,000 रुपए तो भाई अपने उस टाइम ले ली, ब्याज का पैसा फिलहाल ले जा 500 जितनी भी, तो क्या बनेगी लेखक की एंट्री में? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इसमें लिख देंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में रिसीव हुआ है? वो कैश में रिसीव हुआ है, ठीक है। स्वीकारकर्ता कैसे करेगा इसे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और फॉर इंटरेस्ट पेड इन कैश। उसने कैसे पेड किया है अपने इंटरेस्ट को? कैश में पेड किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी सिचुएशन आती है वो आती है हमारी तिरस्कृत जो सिचुएशन है हमारी, पॉइंट नंबर 6 देखिए, इसमें आएगी हमारी तिरस्कृत विपत्र की आंशिक राशि आने पर। आंशिक किसे कहते हैं? आंशिक बोलते हैं आधा पार्ट,
ठीक है, आधे पार्ट को हम आंशिक बोलते हैं। इसकी क्या बनेगी, इसकी भी दो खातों में बनेगी। देखो, लेखक के और स्वीकारकर्ता। ठीक है, लेखक इसको एंट्री को कैसे बनाएगा, उसने आधा पैसा प्राप्त कर लिया, आधा भी है, तो वो क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो इसकी नरेशन क्या बनेगी, फॉर पार्ट पे ऑफ ए बीपी एंड ड्यू इंटरेस्ट रिसीव इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट स्वीकारकर्ता कैसे बनाएगा इस एंट्री को, ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसकी तरफ से तो कैश गया है। याद रखना, आप अपने आप को व्यापारी समझो। ठीक है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और एक बात याद रखना, यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो ज्यादातर लेखक की ही पुस्तकों में लिखने के लिए आता है। ठीक है, जिसका भी एक क्वेश्चन जिसके भी हिसाब से क्वेश्चन आएगा, यदि कहा है कि लेखक की पुस्तकों में क्या एंट्रीज होगी, तो आप अपने आप को लेखक समझो, आप अपने आप को विक्रेता समझो। ठीक है, यदि कहा गया कि स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में क्या आएगा, तो आप अपने आप को स्वीकारकर्ता समझो, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया बिल का नवीनीकरण क्या होता है। जब भुगतान तिथि से नेक्स्ट जो हमारा बिल का नवीनीकरण मतलब जब हम भुगतान नहीं कर पाते, क्रेता भुगतान नहीं कर पाता, तो वो कुछ समय मांगता है और उस समय को मांगने के लिए वो नया बिल रेडी कराता है। ठीक है, तो इसको ही हम बिल का नवीनीकरण कहा जाता है। ये हमारी सिचुएशंस है, ये हमारी एंट्रीज हैं, सब में इसकी दोनों तरफ एंट्री होगी। और हाँ, एक एंट्री और है इसमें, नया विपत्र स्वीकृत होने पर। भाई नया विपत्र है, स्वीकार हो गया, तो नए बिल का स्वीकार होने पर क्या एंट्री बनेगी, लेखक की पुस्तकों में बनेगा बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स अकाउंट, बिल्कुल सेम बनेगी जो हमारी सिंपल होती है बिल के लिए। फिर फॉर न्यू बिल, बस नरेशन से पता चलता है कि बिल क्या है, बिल है हमारा न्यू बिल, फॉर न्यू बिल रिसीव्ड। ठीक है, उसने न्यू बिल को रिसीव किया है। नेक्स्ट हमारा स्वीकारकर्ता, स्वीकारकर्ता के लिए क्या आएगी, सेम एंट्री बनेगी हमारी, ड्राइवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट यानी कि बीपी अकाउंट। क्या आएगा, फॉर न्यू एक्सेप्टेंस बिल। ठीक है, ये हमारी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस थी हमारे बिल को लेकर, और उनसे रिलेटेड हमारी ये लेखे थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल का विनिमय पत्र का नवीनीकरण भी जरूर क्वेश्चंस में आता है, इससे रिलेटेड एंट्री भी पूछी जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो है हमारा अनुग्रह या सहायतार्थ विनिमय विपत्र, एंड सेकंड है हमारा स्वीकर्ता का दिवालिया होना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अनुग्रह या सहायतार्थ विनिमय विपत्र की। ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो है, जो विपत्र बिना किसी प्रतिफल के अदा किए कुछ समय के लिए एक दूसरे के आर्थिक सहायता के लिए लिखे जाते हैं, वो बिल हमारे कौन से बिल होते हैं, वो हमारे अकमेंडेशन बिल होते हैं, सहायता के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, सेकंड है इसका पॉइंट, सेकंड जो है हमारा वो है स्वीकर्ता का दिवालिया होना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि देनदारों का दिवालिया होना किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी यानी के इसका मीनिंग क्या है, दिवालिया होना क्या कहते हैं। देखो, दिवालिया होना होता है जब देनदार या व्यापारी या फिर व्यक्ति का, जब उसकी देनदारियां यानी कि उसके जो दायित्व है वो संपत्ति से अधिक हो जाते हैं। एक तरह से आप इसको समझ सकते हो, जो लाइबिलिटीज है उसकी, वो उसकी ज्यादा हो जाती है, किससे, उसकी एसेट से। एसेट्स उसका बिजनेस, उसके बिजनेस में जितने भी वो अपने माल होता है, कुछ भी मतलब कि जो उसकी संपत्ति होती है, जो उसका कैश होता है, उनसे रिलेटेड, उनसे ज्यादा जो उसकी देनदारियां हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं दिवालिया होना। देखो, जब किसी व्यक्ति को की जो देनदारियां है, जो उसके दायित्व है, वो हम संपत्ति से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक तरह से कर्जे में डूब जाता है, तो वो सहायता लेता है सरकार से। ठीक है, प्रशासन की वो सहायता लेता है और वो कहता है मैं दिवालिया घोषित हो चुका हूँ और आपको मेरी हेल्प करनी है एक तरह से कर्जे को उतारने में। ठीक है, ये तो खैर बाद का पॉइंट है, मोस्टली बस पॉइंट ये है आपका कि हम दिवालिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, ये
जब स्वीकारकर्ता अपने विपत्र का भुगतान या अन्य ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो तो उस स्थिति को स्वीकर्ता का दिवालिया कहा जाता है। ठीक है, इस कारण लेखक को हानि होती है। किसको हानि होती है भाई? लेखक को हानि हुई है। ठीक है, जिसने उसे पैसे दिया था उनको हानि हुई है। ठीक है, तो इसका लेखक क्या होगा? इसका जो लेखा होगा, लेखक की पुस्तकों में क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों लिखा है? देखो, जब व्यापारी या जो उसका क्रेता है, जब वो दिवालिया घोषित हो जाता है, तो जैसे 3 लाख की पेमेंट है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख माफ हो सकती है। इसलिए पूरी की पूरी पेमेंट किसी की माफ नहीं होती, इनफैक्ट माफ नहीं होती है, वो थोड़ा सरकार से हेल्प लेता है और उनका पेमेंट किया जाता है। बट आंशिक रूप से यदि उसकी आंशिक रूप से बता रही हूँ मैं, यदि आंशिक रूप से थोड़ा बहुत पैसा मिल भी जाता है तो एंट्री ये बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बनेगी। फॉर पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इन फिल रिटायरमेंट ऑफ द अकाउंट। ठीक है, यानी कि उन्होंने आधा ही पार्ट अपना फिल किया। स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में कैसे बनेगी एंट्री? तो स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में बनेगी ड्राइवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसीज अकाउंट, यानी कि बीइंग पार्ट्स अमाउंट पेड इन फुल रिटायरमेंट ऑफ द अकाउंट, यानी कि उसने अपनी जो राशि का है, धनराशि का है, वो आधा पार्ट ही दिया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें ये कैश इसने दिया है, तो जब हमारे हाथ से पैसा जाता है तो उसको हम कैश में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये एंट्रीज है, ये इस चैप्टर की लास्ट एंड इम्पोर्टेंट एंट्रीज थी। आप इसको लिख लेना। सहायतार्थ विपत्र, विनिमय पत्र किसे कहते हैं? जो एक दूसरे की व्यापारी एक दूसरे की सहायता के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिवालिया होना किसे कहते हैं? स्वीकर्ता का। जब स्वीकर्ता कर्ज में डूब जाता है, जब स्वीकर्ता विनिमय पत्र का भुगतान देने से और अन्य भुगतान करने से मना कर देता है। ठीक है, तो उसको दिवालिया कहा जाता है। दिवालिया ऐसे नहीं होता घोषित, दिवालिया घोषित होने के लिए उसको सरकार से हेल्प लेनी पड़ती है। उसे घोषित, जैसे एक सुब्रत रॉय थे, वो सहारा कंपनी के, तो वो दिवालिया घोषित हो चुके। ठीक है, तो लेकिन ऐसे नहीं करते जो वो मतलब, तो उनकी जो संपत्ति होती है ना, जो दिवालिया घोषित हुआ है, उनकी संपत्तियों को जो उनके कर्जदार होते हैं उसमें बांटी जाती है। फिर जो आधे मतलब कि जो आधा उनकी अमाउंट बच जाती है, जो उनका कर्जा बच जाता है, फिर उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल आप ये समझ लो, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि दिवालिया किसे कहते हैं? जब जो स्वीकर्ता होता है वो विपत्र का भुगतान देने से मना कर देता है और उसकी देनदारियां उसके संपत्तियों से अधिक हो जाती है, इसको दिवालिया कहा जाता है। यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसकी एंट्रीज यहाँ पर ऐसे बनेगी, लेखक की पुस्तकों में इस तरीके से बनेगी और स्वीकर्ता की पुस्तकों में इस तरीके से बनेगी। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है इसके मैं थोड़ा कल कराऊंगी, क्योंकि आज वीडियो बन नहीं पा रहा है कंप्लीटली। तो कल मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।